नमस्कार दर्शकों, कोप टॉक में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ फिर से एक और बार डॉक्टर राकेश बहल जुड़ चुके हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल सर, वही बात करते हैं जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट अब अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही बेहतरीन बात है। तो सर वही बात करते हैं सेल्फ मेडिकेशन की। क्या इस समय अब सेल्फ मेडिकेशन किसी भी हाल में करना चाहिए? क्योंकि इससे पहले भी हम ये बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन सोशल मीडिया पे दिखते हैं, उन्हें फॉरवर्ड किया जाता है और खुद से ही दवाइयां लेते हैं, खुद से ही टेस्ट करते हैं। क्या इस समय इस पॉइंट पे ये सब करना चाहिए? ये समय हो या कोई और समय जी। सेल्फ मेडिकेशन के बारे में हमने कभी भी इनकरेजिंग सिग्नल नहीं दिए जी। हम कभी नहीं कहते कि सेल्फ मेडिकेट करें, क्योंकि मेडिसिन के बारे में बड़े अच्छे तरीके से किसी ने सिंपल फॉर्म में कहा था, मेडिसिन इफ नॉट रिक्वायर्ड कैन बी पॉइजनस, मेडिसिन if they are given in inappropriate doses again they can be poisonous। जी। मेडिसिन हमेशा साइंटिफिक ग्राउंड्स पे ही प्रिस्क्राइब की जाती हैं और ये बात हमारे यहाँ दिखती है कि लोगों को जैसे किसी मेडिसिन से कभी आराम लगता है वो नोट करके रख लेते हैं जी। और दोबारा कोई तकलीफ हुई तो खुद ही लेनी शुरू कर देते हैं। अवेलेबिलिटी मार्केट में होती है, लोग खुद ही लेना शुरू कर देते हैं। अब प्रेजेंट सिनारियो में जो कोविड का जब से पैंडेमिक आया और हम लोगों की जो कंसल्टेशन है मोस्टली टेलीफोनिक होने लग पड़ी है। पेशेंट को डायरेक्टली नहीं देख पा रहे, कोई पेशेंट घर में होम आइसोलेशन पे है, तो उनको उन्हीं की हिस्ट्री की बेसिस पे या उनकी कुछ टेस्ट करवाने के बाद हम लोग उनको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये मेडिसिन लीजिए कुछ ड्यूरेशन के लिए। जिन जिनको तो आराम लगा वो आगे अपने किसी भी फ्रेंड को जब पता चलता है कि वो बीमार है, उनको बोलता अच्छा तुम ये ले लो, मैंने तो लिया था ये हुआ। और इस तरह से हमारी जो प्रिस्क्रिप्शन जो फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड हो रही हैं और यूज के साथ साथ मिसयूज हो रही है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन बिना डॉक्टर की एडवाइस के फॉलो की जा रही है वो सेल्फ मेडिकेशन है। जी। आज भी मैंने एक पेशेंट से बात हो रही थी, मैंने ही उनको कुछ ट्रीटमेंट पे डाला था और बाद में बातों बातों में बताया किसी और मेडिसिन का नाम कि मैं वो भी यूज़ कर रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने उनको नहीं बताया था। कहते नहीं, मेरे को कहीं से इन्फॉर्मेशन मैंने शुरू कर दी, तो मुझे मना करना पड़ा। और ये एक के साथ नहीं, कईयों के साथ हुआ है। टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल मीडिया दैट इज बेसिकली कंफ्यूजिंग पीपल। बिल्कुल। सोशल मीडिया के एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी इस रोल में आ रही है। बहुत सी इंफॉर्मेशन है, उसी की बेसिस पे लोग अपना खाना पीना भी मॉडिफाई किए जा रहे हैं विदाउट इवन सीकिंग एनी क्लेरिफिकेशन फ्रॉम ए पर्सन। वो खुद ही बता देते हैं ये तो हमने लेना नहीं था, ये मना है इसलिए हमने नहीं लिया। जब हम पूछते हैं कि हमने तो मना नहीं किया आपको, नहीं मगर हमें इंफॉर्मेशन मिली थी। तो सोशल मीडिया पे जो एक्सेसिव इंफॉर्मेशन और कुछ हमारे एटीट्यूड सेल्फ मेडिकेशन की तरफ पहले ही इंक्लाइंड है, वो थोड़ा थोड़ा डैमेजिंग इफेक्ट होता है। और कभी कभी कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिनको बोलते हैं कि दे शुड बी गिवन ओनली अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में ही दी देनी चाहिए। बिल्कुल। वो भी लोग बड़े आराम से ले लेते हैं, खुद ही ले लेते हैं, तो उसके बड़े डैमेजिंग इफेक्ट्स होते हैं। इट मस्ट बी अवॉइडेड। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वही कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया, तो पहला कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी सर, अपना सवाल बोलिए। हाँ, मैं तो ये कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी। हेलो। जी हाँ बताइए। हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है ये, मैं 6 तारीख को पॉजिटिव आया। जी। हेलो जी बोलिए आगे फिर। 6 तारीख को पॉजिटिव आया जी। अभी आपका क्या हाल है? उसके बाद मैंने वहाँ पर दोबारा टेस्ट किया। जी। हेलो जी सर, आप अपना सवाल जो है वो कंप्लीट करिए, बोलिए आगे। तो उसके बाद पॉजिटिव आया, मुझे 21 दिन हो गया क्वारंटाइन में। जी। आप तो फैमिली के साथ रह सकते हैं? फैमिली के साथ अब रह अभी आपको कोई भी सिम्टम तो नहीं है, बुखार खांसी कोई तकलीफ है आजकल? अब आपको कोई भी तकलीफ तो नहीं महसूस हो रही, बुखार हो या खांसी? नहीं, तकलीफ कोई महसूस नहीं हो रही। कितने दिन से आप बिल्कुल ठीक है? हाँ बिल्कुल। आप कितने दिन से बिल्कुल ठीक है? ओके डियर। आप कितने दिन से बिल्कुल ठीक है, कोई तकलीफ नहीं हो रही? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं आया। कितने दिनों से? लगभग। ठीक है, अब आप फैमिली के साथ मिक्सअप हो सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू मोस्ट वेलकम।
बिल्कुल वही एक सवाल है जो बहुत सारे लोगों के जहन में इस समय घूम रहा है कि क्या ब्लैक फंगस जो है वो कोविड के बाद आया है या इससे पहले भी ये एग्जिस्ट करता था? नहीं, ये ऑर्गेनिज्म तो पहले भी एग्जिस्ट करती थी। इसकी नॉलेज मेडिकल फ्रेटर्निटी को शुरू से है, बड़े देर से इस एंटाइटी के बारे में मालूम है। और ये भी मालूम है कि जो बड़े इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन होते हैं, पेशेंट्स, जैसे डायबिटीज़ किसी की ग्रॉसली अंडर कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो, नॉट अंडर कंट्रोल, ग्रॉसली आउट ऑफ कंट्रोल डायबिटीज़ या कुछ और कंडीशंस होती हैं जिनमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है। और उसके अलावा साथ में हमारी जो पर्सनल हाइजीन है वो भी अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है और वो किसी ऐसे ट्रीटमेंट पे है जिसमें काफ़ी इक्विपमेंट्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन पे हैं, तो उनमें सारी जो हर इक्विपमेंट की जो सैनिटेशन वगैरह अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जी, तो ये चीज़ डेवलप हो सकती है, क्योंकि ये हवा में पाए जाते हैं। इसके जो स्पोर्स होते हैं जिनको हम छोटी सिंपल लैंग्वेज बोलेंगे अंडे, जी, वो हवा में पाए जाते हैं, जैसे बाकी जरासीम होते हैं इसके भी होते हैं। तो ऐसे मरीजों में जब ये उनमें एंटर करे तो वहाँ पे ये ग्रो कर जाती है जी, और ये उन्हीं में पाई गई है जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है। और ये भी देखा गया कि जैसे कई लोग अपने घरों में ही ऑक्सीजन लगाने लग पड़े हैं आजकल। जी, उनको पूरी नॉलेज नहीं होती कि ऑक्सीजन के साथ साथ जो इक्विपमेंट है, मास्क, ट्यूबिंग, पानी की बोतल उसमें एक होती है, उसकी सैनिटेशन का क्या है ना, उसको ट्यूबिंग को, मास्क को हर रोज़ या तो चेंज करना चाहिए या फिर उसको अच्छे से डिटर्जेंट में डिबो के साफ करना चाहिए और उसके बाद फिर एंटीसेप्टिक्स में भी उसको क्लीन करना चाहिए। बिल्कुल। और पानी की बोतल एक होती है जो ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ फिटेड होती है जी, जिसके थ्रू ऑक्सीजन गुजरती है, वो बोतल भी रोज़ क्लीन होनी चाहिए और उसके अंदर जो पानी है बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। घर के लेवल पे तो मैं कहूँगा कि पानी को उबाल के ठंडा करने के बाद उस बोतल में डालना चाहिए। अगर उस पानी की प्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फिर से ये वाली जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं इनका रिस्क बढ़ जाता है। जी सर, वही नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो मैडम जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हमारे घर में पालतू है जी जी हेलो जी हाँ, बताइए। जी आ रही है आवाज? आ रही है। जी सर, हमारे घर में तो पालतू आया था जी अभी तो उसने क्वारंटीन किया जी पूरा 20 दिन 20 दिन जी। तो सर अभी उसने टेस्ट किया तो वो तो नेगेटिव आया। अच्छी बात है। उसने टेस्ट भी किया तो उसमें भी नेगेटिव आया। अब क्या सर वो फैमिली में बैठ सकता है? बिल्कुल आराम से बाहर आ सकते हैं वो, मगर पर्सनल हाइजीन सभी को मेंटेन करनी है। 20 दिन पूरा किया, अभी 14 दिन का होता है लेकिन वो तो 20 दिन पूरा रहा। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, वो आराम से बाहर आ तो सकते 20 हैं। दिन पूरा रहा सर। टेस्ट भी करवाया था तो आज उसका रिपोर्ट भी आया था। अब सर फैमिली में बैठ सकता है वो? बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। इतना है कि बिल्कुल पास नहीं बैठा, बीच में भी घर में सभी के साथ मिक्सअप हो जाए और एक सेफ डिस्टेंस सभी मेंटेन करें एक दूसरे से, और घर की खिड़कियां भी खुली रखें। बिल्कुल बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं। वही मास्क की बात करते हैं। क्या जो पहली लहर देखी गई, पहली वेव थी कोविड की, अब सेकेंड जो आई है जिसमें बहुत सारे अलग किस्म के लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं जी, मास्क का उपयोग तो बता रहे हैं, डबल मास्किंग कैसे करनी है, लेकिन मास्क को कितनी देर के बाद बदलना है? क्या पुराने मास्क हम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि सर इस समय ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है, आज घरों में कुछ खाने पीने को हो ना हो लेकिन मास्क हर किसी घर पे भरपूर मिलेंगे जी। तो लोग पुराने मास्क उठा के इस्तेमाल कर देते हैं, बच्चों के बड़े करने लग जाते हैं, कंफ्यूजन भी मिक्स कर देते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? इसी में रिस्क है जी, अगर कोई भी आदमी मास्क इस्तेमाल कर रहा है तो हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसके अंदर से सीलापन आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है अंदर, ठीक है। और जब भी महसूस हो कि मास्क गीला हो गया जी, या 4 से 6 घंटे से हम इस्तेमाल कर चुके हैं इसको, तो उस मास्क को चेंज करना चाहिए। अगर तो हमने डिस्पोजेबल मास्क पहन रखा है जी, तो वो तो हमको डिस्कार्ड कर देना, सेफली उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए और फ्रेश पहनना चाहिए। और अगर हमने डबल मास्किंग करी है जिसमें कि नीचे हम सर्जिकल मास्क पहनते हैं, उसके ऊपर कपड़े का मास्क पहन लेते हैं, तो सर्जिकल मास्क तो डिस्पोजेबल है, वो अपने डिस्कार्ड कर देना है इन ए सेफ मैनर, और जो कपड़े वाला मास्क है उसको वॉश कर देना है, हर रोज़ धुलने चाहिए। रादर यू शुड हैव मैनी मास्क एट होम, फैब्रिक वाले भी और ये वाले भी जी, और दोनों को रिप्लेस करते जाना है जी, क्योंकि अगर हम पुराना मास्क का इस्तेमाल करने दोबारा बार बार यूज़ किया तो उसके अंदर से कोई ना कोई और तरह की इन्फेक्शन होने का खतरा है जी, और कई बार ये भी पाया गया कि लोग
मास्क शेयर करने लग पड़ती है, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ये तो सोचना ही नहीं है। बिल्कुल 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 नहीं। बिल्कुल सर। तो वही नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि ये भी ख्याल रखना है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो मास्क आपको मिला पहन लिया, अपना सेपरेट आपको पता होना चाहिए कौन सा मास्क आपका है, आपने ही पहनना है। और सर्जिकल मास्क पहन रहे हैं उसे वन टाइम यूज ही वो करना वन है। टाइम यूज है, डिस्पोजेबल है बिल्कुल। वो। और उसको प्रेफरेबली क्या करना चाहिए, उतारा तो पहले किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया और उसके बाद वहां से उठा के किसी कागज में रैप करके डस्टबिन में डाल दिया जाए। जी हैफजर्ली इधर उधर डिस्कार्ड नहीं करनी। कई बार हमें दिखता है सड़कों के ऊपर मास्क गिरे हुए होते हैं। बिल्कुल। देखिए वो कंटेमिनेटेड मास्क है। अगर मैंने मास्क पहना है कोविड से बचने के लिए, तो मुझे प्रिज्यूम कर लेना चाहिए कि जो मास्क मैं उतार रहा हूँ वो कोविड से या किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ कंटेमिनेटेड है। जी उसको अगर मैं ठीक से डिस्पोज ऑफ नहीं करूंगा, डस्टबिन में इधर उधर फेंक दूंगा, दैट मीन्स कि मैं उस बीमारी को फैला रहा हूँ, बिल्कुल। अपने साथ साथ बाकियों को भी खतरा दे रहा हूँ। जी तो वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। उसमें हम ये कह सकते हैं सर, इन्फेक्शन फैलने का बहुत पूरा खतरा खतरा है। उससे पूरा खतरा होता है। बिल्कुल। मास्क हमेशा सेफली डिस्कार्ड, जितना जरूरी उसको पहनना है जी उतना ही जरूरी है कि हम ये ध्यान दें कि उसको हम जब डिस्कार्ड कर रहे हैं तो एक सेफ तरीके से करें। जी सर। वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना सवाल बोलिए मैम। जी सवाल बोलिए मैम अपना। हेलो जी सवाल बोलिए, आपका सवाल क्या है? अपना सवाल पूछिए। हेलो। तो बिल्कुल जहाँ मास्क का भी किस तरीके से उपयोग करना है, जब उसे उतारना है, क्या कुछ एहतियात बरतने हैं, और उसी के साथ साथ बात करते हैं वैक्सीनेशन की लेकर। वैक्सीनेशन की ड्राइव जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, जहाँ पे लोग पहले ही बैठ जाते हैं कि अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ले, और बहुत सारे जितने भी लोग हैं वो आगे आकर वैक्सीनेशन करा रहे हैं। पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन वही बात करते हैं, वैक्सीनेशन की जो गैप है, जो एक टाइम ड्यूरेशन दी गई है, अभी भी लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं। उसमें ज़्यादातर लोगों की क्वायरीज ये है कि जब हमें एक्टिव पॉजिटिव, जब हमारे में ये पॉजिटिव के लक्षण हैं, जब हम ठीक हो जाते हैं, उसके बाद भी हमें 3 महीने तक इंतजार करना है पहले डोज के लिए, और जब दूसरा डोज लगाना है, इन केस अगर हमें बीच में कभी कोरोना हो जाता है तब भी हमें 3 महीने का। अब तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा कि 12 हफ्ते की बात सोच के रखें। जी अगर हमको इन्फेक्शन नहीं भी हुई, आज हमने पहला डोज लगी तो दूसरी डोज 12 हफ्ते के बाद लगेगी। जी अगर किसी को एक लग गया और बीच में कोविड इन्फेक्शन हो जाती है, जी तो क्योर होने के बाद हमको फिर से 12 हफ्ते का इंतजार करना है, क्योर होने के बाद भी। जी और अगर हमने सपोज अपने आप को रजिस्टर कर रखा है और पहली डोज से पहले ही हमको इन्फेक्शन हो जाती है, जी उसमें भी सेम रहेगा। जब आप क्योर हो गए तो उसके 12 हफ्ते के बाद ही पहली खुराक स्टार्ट होगी। जी सर। तो ये 12 हफ्ते का फार्मूला तो मैं कहूँगा बहुत सिंपल है, हमेशा 12 हफ्ते ही याद 12 हफ्ते याद रखना। बिल्कुल सर। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी अपना सवाल बोलिए सर। मुझे इस कोविड के बारे में कहना है कुछ। जी हाँ बताइए। आपने नंबर दे दिया ना इसको। जी जी अपना सवाल। हाँ जी सवाल बोलिए सर अपना। तो ये अगर किसी को टेस्ट हो गया और ये हो गया कि उसको वैक्सीन भी किया और उसको दूसरा डोज जरूरी करना है या नहीं? देखिए, जब आपको वैक्सीन की एक डोज लग गई है तो दूसरी डोज लगाना उतना ही जरूरी है जितना पहली डोज का लगाना। दूसरा डोज का क्या है? जी हाँ, दोनों डोजेस के बीच में 12 हफ्ते का वक्फा होगा। दोनों डोजेज लगाएंगे तो ही उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमको वैक्सीन का फायदा होगा। जैसे इनका सवाल था कि एक डोज लगा दिया, उसके बाद दूसरा लगाना है नहीं लगाना है, इसमें हम ये कह सकते हैं अगर वैक्सीनेशन को पूरी तरीके से काम करने देना है तो दोनों डोज लगाना उतना ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये 2 डोज का, जैसे कोर्स बोलते हैं, समझिए 2 डोज का कोर्स है वैक्सीन का। एक डोज लगेगी, उसमें हमारे बॉडी में जिसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आता है, और उसकी जब सेकंड डोज लगाएंगे तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो आएगा
वो ज़्यादा पोटेंट होगा और हमें एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी मिलेगी। जी सर। लेकिन खाली एक डोज से हमको उस लेवल की इम्यूनिटी नहीं मिल पाएगी जो हम चाहते हैं। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए। मैम, एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। आई एम कॉलिंग फ्रॉम श्रीनगर। जी तो देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द ब्लैक फंगस। जी हाँ माय डैड गॉट कोरोना पॉजिटिव जी अराउंड अप्रैल इन द मंथ ऑफ रमजान। इट हैज बीन अराउंड नाउ। तो उसके बाद वो रिकवर भी हो गए एंड ही इज अ डायबिटिक पेशेंट। बट जी। डायबिटीज इज अंडर कंट्रोल बिल्कुल। और उन्होंने उस टाइम भी चेक किया था, कंट्रोल में था। और वैक्सीन के कुछ दिन बाद ही उनको ये मतलब पॉजिटिव हो गया, 2-3 दिन बाद। शायद जी। वैक्सीनेशन सेंटर पे कुछ मिस्टेक हो गई या पॉजिटिव। जी जी आप सुन रहे हैं? जी हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, हेलो? आगे बताइए, आगे बताइए। मैम फिर हेलो, इज एनीबॉडी लिसनिंग? जी Yes, सुन yes, रहे we हैं are there. सर, आप बोलिए बोलिए आगे। यस सर, यस सर। राकेश, जी तो हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे वो पॉजिटिव, उसके बाद रिकवर भी हो गए, डायबिटीज भी अंडर कंट्रोल था। आफ्टर 20 अराउंड 35-40 डेज ही गॉट सेकंड डोज। मुझे तब तक वो गाइडलाइन नहीं आई थी कि ठीक है। अभी वो नॉर्मल है। ही हैज टेकन द वैक्सीन। इट हैज बीन 15-20 डेज नाउ, सेकंड डोज ऑफ द वैक्सीन एज जी। वेल। ब्लैक फंगस में हमें कुछ ध्यान तो नहीं रखना है उसके बाद? और जो मेरे 2 क्वेश्चन है एक्चुअली, जी। क्योंकि उनका डायबिटीज भी था, कुछ कितने टाइम तक वो मॉनिटर करना है डायबिटीज? देखिए, डायबिटीज तो एज सच हमको मॉनिटर करनी ही है। मेरा ये है कि उनको वैक्सीनेशन के बाद 3 दिन बाद वो पॉजिटिव हो गए, तो उसके बाद क्या आप बता सकते हो, मतलब उसमें कुछ हैपन तो नहीं होगा जो एंटीबॉडीज बनाने के प्रोसेस में कुछ नहीं, ऐसा प्रॉब्लम कुछ तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं लगाया था। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर डायबिटीज मैनेजमेंट तो अपनी जगह रहेगी। जैसे पहले शुगर का ट्रीटमेंट चल रहा था और ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं रेगुलरली, वो करते रहेंगे। डायबिटीज मैनेजमेंट वो कर रहे हैं, अभी अंडर कंट्रोल, इट्स बिलो 200 राइट नाउ। बिलो 200 तो मैं नहीं कहूँगा, इट शुड बी अराउंड 100। अगर खाली बिलो 200 कह रहे हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। ही इज टेकिंग सम मेडिसिन, प्रिस्क्राइब मेडिसिन फ्रॉम द डॉक्टर, तो वो भी वो ले रहे हैं। बट कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कोई मतलब अगर सडनली आफ्टर 3 months बाद वो डायबिटीज इंक्रीज होगा, सपोज आई एम सेइंग सपोज गॉड फॉरबिड, फ्रॉम 200 to 300 350, तो उसके बाद भी क्या आफ्टर 3 months बाद भी ब्लैक फंगस की चांसेस जी नहीं। अगर शुगर कंट्रोल पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट 1 month or 2 months आफ्टर कोविड, वही मैं कहना चाहता हूँ। कोई ड्यूरेशन है कि वो 6 महीने बाद भी अगर डायबिटीज है तो उस वक्त भी चांसेस है? मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, जब तक शुगर कंट्रोल में है, ब्लैक फंगस का कोई खतरा नहीं होगा। बस आप शुगर कंट्रोल पे ध्यान दीजिए, बाकी डरने की कोई बात नहीं। और उनके केस में कोई कोविड पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो चुके हैं और वैक्सीनेटेड हैं, अब उनमें ब्लैक फंगस का कोई खतरा नहीं है। जैसे इनका सवाल है, ये काफ़ी कंसर्न दिखा रहे हैं अपने पिता की तरफ कि उन्होंने पहले वैक्सीनेशन के बाद उन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ, डायबिटीज़ भी कंट्रोल में है। इन केस अगर फ्यूचर में हो जाती है तो ब्लैक फंगस को लेकर इनका डर है। लेकिन सर वही अगर हम बात करते हैं, कोरोना आने से पहले भी जो डायबिटीज़ पेशेंट थे, उनकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोलेबल होनी ही चाहिए। होनी ही चाहिए, वो इन एनी केस होनी ही चाहिए। क्यों कोरोना ही क्यों, बाकी भी कई इन्फेक्शंस होती हैं, क्योंकि डायबिटीज अगर कंट्रोल में नहीं है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो है जी। और में कोई भी इन्फेक्शन हो सकती है, छाती की हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट की हो सकती है, किसी भी तरह की। इवन स्किन इन्फेक्शन भी कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है अगर डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है। तो इन जनरल डायबिटीज का कंट्रोल में रहना जरूरी है। जब तक डायबिटीज कंट्रोल में है, तो अगर कोविड किसी को इन्फेक्शन होती भी है तो वो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आने का खतरा नहीं है। और ये जो म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की बात हो रही है, वो ग्रॉसली आउट ऑफ कंट्रोल केसेस में ही देखी गई है और वो बड़े कम होते हैं। द प्रोपोर्शन देखी जाए तो फ्रैक्शन ऑफ 1% भी नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए सर। कोविड की अलामत है, मतलब कभी तो शिवरिंग होती है या
कांगो में छाती में कुछ दर्द थोड़ा होता है, लेकिन अभी तो ठीक होता है। ये तो कोविड की अलामत मत है। आजकल के टाइम में अगर किसी को भी बुखार होता है, सर्दी लग के बुखार होता है या खांसी जुकाम होती है, तो कोविड का शक जरूर करना चाहिए और जल्दी से जल्दी कोविड का टेस्ट करवाना चाहिए। कारण कोई और भी हो सकता है, मगर कोविड का शक दूर करना बहुत जरूरी है। अब हो सके तो कल सुबह अपना कोविड का टेस्ट जरूर करवाइए। बिल्कुल वही जहाँ सेकेंड लहर की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे नए सिम्टम जो है वो देखने को मिले हैं। वही अगर बात करते हैं पेशेंट्स में किस किस प्रकार के, आपको पहली वेव की बात करते हैं उससे कंपैरिजन में नए क्या क्या सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं? सिम्टम्स तो मैडम दोनों केस में एक ही तरह के हैं। बेसिकली जो भी इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम की इन्फेक्शन है जो सांस लेने के रास्ते से फैलती है, तो उसमें जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो खांसी जुकाम ही है और साथ में बुखार। ये सब तीनों चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती है या अकेली भी कोई हो सकती है। खाली बुखार भी हो सकता है, खाली खांसी जुकाम हो सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि खांसी जुकाम और बुखार के कई कारण हैं जी, मगर आज का सिनेरियो में पैंडेमिक में जो कोविड के कारण है, हमको सबसे पहले इसी चीज़ का शक दूर करना है जी। क्योंकि अगर कोविड पॉजिटिव कोई है तो उसको संभलने का मौका मिलना चाहिए। तो जल्दी से जल्दी अगर हम टेस्ट करेंगे तो सब कुछ जल्दी से जल्दी होगा। अगर कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है जल्दी स्टार्ट होगा। आइसोलेशन करेंगे तो अपने कॉन्टैक्ट्स को बचा पाएंगे। इसमें लेट नहीं करना। इसमें एक ही स्लोगन है, इससे घबराएं नहीं और इसको छिपाएं भी नहीं। जी जैसे शक हुआ, बुखार हुआ, पहले कोविड टेस्ट, बाकी कारण हम देखते रहेंगे, पर पहले इसका शक दूर करना बहुत जरूरी है। जी सर, वही नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी जी नमस्कार। हेलो जी हाँ बोलिए। हेलो नमस्ते सर। नमस्कार। जानकारी चाहिए था डॉक्टर साहब से। हाँ बात करिए प्लीज। कर्नाटक से बात करें। जी हाँ बताइए। जी डॉक्टर साहब, अभी आपसे अपील करना चाह रहा हूँ। जी एक डोज काफी है क्या? 2 डोज कंपल्सरी लेना है कोविड के बाद? वैक्सीनेशन का एक डोज काफी है या दोनों डोज लेना कंपल्शन है? दोनों डोज लेना जरूरी है। अगर आपने एक लिया है, कितने दिन का अंतर चाहिए? हाँ, एक डोज के 12 हफ्ते के बाद दूसरा डोज लगेगा। यानी कि अगर आज किसी को एक वैक्सीन लगा है तो 12 हफ्ते के बाद दूसरा डोज लेना जरूरी है। 12 हफ्ते का मतलब हो गया 84 दिन। 80 + 4 84 दिन। ये एक ही कंपनी का लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अलग अलग का बिल्कुल नहीं चलेगा, एक ही कंपनी का चलेगा। अलग मिक्स नहीं कर सकते हम। अच्छा, जो पहले डोज में ले लिया है वही वाला दूसरी डोज में लगेगा। जी हाँ। अच्छा, थैंक यू सर। वेलकम। बिल्कुल, जैसे ने ये भी पूछा कि क्या जो पहले अगर कोविडशील्ड ली है बाद में कोवैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता। दोनों की साइंटिफिक बेसिस डिफरेंट है। वो जिन प्लेटफॉर्म्स वो बनाए गए हैं वो डिफरेंट है। तो एक डोज अगर ली है एक पर्टिकुलर वैक्सीन की, दूसरी भी उसी की लगेगी। हाँ, कंपेयर करें कोवैक्सीन और कोविशील्ड, जो इम्यूनिटी वो देंगे वो बराबर देंगे जी। कोई एक जिसमें भी जो भी हमने लिया है उसी फील्ड में रहेगा। और अभी तक तो हमारा फिक्स्ड है कि अभी तक हमारे यहाँ तो कोविशील्ड ही लगाया गया है। बिल्कुल। और कोवैक्सीन इंट्रोड्यूस किया गया है 18 से 45 के एज ग्रुप में। बाकी जितनों को भी अभी तक लगा है, अब वो 45 वाले, उन सभी में कोविशील्ड ही लगा है। तो मिक्स नहीं कर सकते हम। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए। मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी बताइए। हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने पहला डोज लगाया है। जी हेलो जी, आगे बोलिए। पहला डोज लगाया आपने? मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो मैंने पहला डोज लगाया है। जी पहला डोज तो लगाया मैंने सर। जी। हेलो हाँ जी सर, आगे बोलिए। पहला डोज आपने लगाया, अब आपको दूसरा डोज लगवाना है। अब दूसरे डोज के लिए मैं जा रहा हूँ डेली, तो वो बोलते नहीं अभी हमारे पास डोज आए नहीं। पहला डोज कौन सी तारीख को लगा था? वो 2 मंथ सर। 2 महीने हो गए ना। हाँ, पहला डोज और दूसरा डोज, इनके बीच का जो वक्फा है वो बढ़ा दिया गया है। वो 12 हफ्ते के वक्फे। हाँ, अगर इस बीच नहीं आ गया सर,
हाँ जी, अगर इस दूसरा डोज तब वो पहला डोज ऐसे नेगलेक्ट हो जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। पहला डोज और दूसरा डोज के बीच में जो टाइम का वक्फा रखा गया है, अब वो बढ़ा दिया गया है। अब वो 12 हफ्ते के बाद लगेगा। आपको 2 महीने हो गए ना, अभी कोई 2 महीने हो गए। हाँ, तो अब कोई 3 हफ्ते के बाद आपकी बारी आ जाएगी। आप कांटेक्ट में रहिए, तो जैसे 12 हफ्ते का टाइम पूरा होगा तो आपका ड्यू हो जाएगा दूसरा डोज, और वो आपको लगवाना है, लगवाना जरूरी है। बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा कि दूसरे डोज के लिए खुद से जा रहे हैं, जहाँ पे एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जितना मेरे कंसेप्ट में है कि दूसरा डोज लगाने के लिए आपको खुद से जो है वो मैसेज वगैरह आ जाएगा, या दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की मैसेज आ जाता है ना। तो हुआ क्या, पहले इनको जब हमारी गाइडलाइंस में 6 to 8 वीक्स का इंटरवल था, इनको अकॉर्डिंगली मैसेज आया होगा। तो अब गाइडलाइन हमारी चेंज हो गई, हमने 12 वीक्स का गैप कर दिया है। तो ये उसी लिए गए होंगे वहाँ पे, तो उन्होंने बताया होगा कि अभी आपकी बारी नहीं है जी। तो जैसे इनके 12 हफ्ते कंप्लीट होंगे तो इनका लगेगा, लग जाएगा जी। सर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है, मैं एचएम की श्रीनगर में रहता हूँ। जी फारूक साहब बताइए। जी सवाल बोलिए सर अपना। हेलो जी सवाल बोलिए सर अपना। ये सवाल ये है कि मेरा तो पॉजिटिव आया था आज से पहले 1 महीना जी, फिर वो मैंने क्वारंटाइन रहा बराबर 14 दिन के बाद अब 1 महीना हो गया जी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा अब ये फर्स्ट जो डोज है, वो जो फर्स्ट वैक्सीनेशन है वो कब करो, और मुझे चेस्ट में थोड़ा दम जैसी प्रॉब्लम आ रही है। आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन ठीक चल रही है? देखिए आपने कितने परसेंट? थोड़ा हल बताइए प्लीज। हाँ, ऐसा है कि आपके बिल्कुल ठीक हो जाने के बाद जो वैक्सीन लगेगा 12 हफ्ते का इंतज़ार करने के बाद लगेगा। जब आप कोरोना से ठीक हो गए, ठीक होने के 12 हफ्ते के बाद आपको वैक्सीन लगेगा। 12 हफ्ते का मतलब होगा 84 दिन। 84 दिन मुझे वेट करना है? हाँ, जिस दिन आप ठीक हो गए ना कोरोना से, उसके 84 दिन के बाद आपको वैक्सीन लगेगा। 84 डेज के बाद? यस, 84 डेज के बाद। अच्छा सर, ये चेस्ट में जो दम जैसा आ रहा है, सांस बंद जैसे हो रहे हैं, फिर वो कोई सिम्टम नहीं दिख रहा है मुझे, बिल्कुल मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ, और ये चेस्ट में थोड़ा सा कभी दम जैसे और फिर खांसी उसके साथ आता है। आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन आपने चेक करी है? पल्स ऑक्सीमीटर से कितनी है? बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, वो 95 से अब आता है। बहुत अच्छी बात, 98 तक हो जाता है। ठीक है, आप ना रोज गर्म पानी की भाप लिया करें। गर्म पानी की भाप लिया करें, दिन में 2 बार ले लिया करें। सोने के टाइम तो जरूर लिया करें, उससे आपको आराम लगेगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो चलिए, वही समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। Very good evening to all. On behalf of the Department of Health and Medical Education, Government of Jammu and Kashmir, this is today's daily media briefing on the emergent COVID situation in the UT. As of today, 23rd May 2021, a total of 3,308 new positive cases have been reported since our last update yesterday, which includes 1,121 from Jammu Division and 2,187 from Kashmir Division. Moreover, 4,956 COVID patients have recovered. Furthermore, 51 COVID deaths have been reported, which includes 34 from Jammu Division and 17 from Kashmir Division. Over the period of last 24 hours, a total of 45,157 COVID tests have been conducted, which includes both RAT and RT-PCR. With regards to bed occupancy, against the availability of 5,486 level 1 and level 2 beds, 3,085 are occupied. With regards to oxygen availability, over the period of next 24 hours, a total of 1,28,569 cubic meters of oxygen shall be made available. It is pertinent to mention here that 1,000 LPM oxygen generation plants, one each, has been commissioned today at SMHS Hospital Srinagar and JLN Hospital Srinagar. With regards to the ongoing COVID vaccination drive, a total of 16,894 people were vaccinated today, which brings the total number of people cumulatively vaccinated till now across the UT to 29,61,773. In the 45 years and above age group, 65.53% people have been vaccinated. Apart from this, all district and divisional level control rooms are functional around the clock. Teleconsultations are available on the eSanjeevani portal. Furthermore, 2
live call-in programs, Cove Talk on Gulistan and Dr. Speak on DD Kashif are running in the evening, and a new program on All India Radio called Doctor on Radio is being played from 3 to 3:30 every day in the evening. Finally, emergency ambulance services are available through the 108 call center. Thank you. कोविड की दूसरी वेव से बचें। मेहरबानी करके इस बीमारी को समझने की कोशिश कीजिए। ये बीमारी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मैं इस बीमारी का खामियाजा भुगत चुकी हूँ। लास्ट ईयर 2020 28 जुलाई मेरे हस्बैंड इसी बीमारी से एक्सपायर हो गए। इसी बीमारी की वजह से मुझे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लोग इस बीमारी को इतना ज़्यादा लाइटली ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और ना ये मास्क यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे भी गैदरिंग में मास्क यूज़ नहीं करते हैं। मैं सबसे यही इल्तिजा करती हूँ, सबसे पहले मास्क इस्तेमाल करिए, हैंड वॉश करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि ये इस बीमारी का कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से क्या होता है और इंसान कब कैसे इंसान के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, और इंसान मरने की कगार तक पहुँचता है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। कोविड की दूसरी वेव से बचें। हमने कोरोना में एक अपने परिवार का बहुत ही अमूल्य सदस्य खो दिया है, और इस दुख का सामना जो हम कर रहे हैं ऐसा किसी को भी ना करना पड़े। इसलिए मैं गुजारिश करूंगी सब भारतवासियों और जम्मू कश्मीर की जनता से कि सरकार की तरफ से जो भी कोरोना से बचने के नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करें, और हमारी तरह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना खो दें। इसलिए मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, और बारी आने पर कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बिल्कुल जहां चर्चा ये हो रही थी कि किस तरीके से मास्क पहने, तमाम एहतियातों को बरते, और सेल्फ मेडिकेशन के नाम पे चाहे कोविड हो या ना हो किसी भी प्रकार की दवाई जो है वो नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो सर वही कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए सर। जी सवाल बोलिए सर अपना। जी मैं मोहम्मद लतीफ लोन। जी सवाल बोलिए अपना। मैं बांडीपोरा से बोल रहा हूँ। हाँ जी, आपका सवाल क्या है सर वो बताइए। मेरा सवाल ये, मैंने कोविड वैक्सीन 20 अप्रैल को करवाया है। उस दिन वो उसके 28 दिन के बाद मेरा ड्यू डेट था। आज वो नहीं मानते, उसको क्या करेंगे? हाँ, अभी ना हमारी गाइडलाइन थोड़ी चेंज हो गई है, तो पहली खुराक और दूसरी खुराक के बीच में 12 हफ्ते का गैप होगा। यानी कि आपको 20 अप्रैल को जो लगा है ना, इसके 12 हफ्ते के बाद दूसरा लगेगा, तो 84 दिन गिन लीजिए। उसके बाद 84 दिन गिन लीजिए। जो उस दिन थी वो गाइडलाइन, जिस दिन मैंने वैक्सीन कराया मेरे पास वो सर्टिफिकेट है, उसमें सिर्फ 28 दिन के बाद मेरा ड्यू डेट था। आज क्यों चेंज हुआ ये कुछ दिन हो गए, को 15 दिन हो गए हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चेंज किया गया, कुछ खास कारणों से किया गया है कि अगर अब गैप जो है 84 दिन का रखेंगे तो आपको वैक्सीन का फायदा ज्यादा होगा। मैं समझ रहा हूँ, आज बोलते हैं 84 दिन, उस दिन क्यों था 28 दिन? तब हमारी नॉलेज लिमिटेड थी, तब हम 28 के हिसाब से चल रहे थे। अब रिसर्च से पता चला है कि अगर 84 दिन का करेंगे उसमें जिनको वैक्सीन दिया उनको फायदा ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे नई नई नॉलेज मिलती जाती है साइंटिफिक बेसिस पे, उसी के हिसाब से गाइडलाइन से थोड़ा सा चेंज लाना पड़ा, और ये आपके फायदे के लिए है। जी हाँ, अब 84 दिन के बाद आपको दूसरी खुराक लगेगी। या ना हो या नॉर्मल इंसान हो उसको भी 83 डेज के बाद होगा? जी हाँ, सभी के लिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, कोरोना की बात करते हैं, एक ऐसी बीमारी है जो पूरे विश्व ने कभी सोची नहीं थी कि कोरोना जैसी महामारी भी कभी आएगी। जब भी कोई नई बीमारी आती है
जो लक्षण मिलते हैं, जो मेडिसिन दी जाती है, जो ट्रीटमेंट होता है, उसे भी एक रीडिंग में लाया जाता है, उसे भी ऑब्जर्व किया जाता है। उसकी गाइडेंस हम कह सकते हैं समय समय के बाद चेंज होती जाती है। जैसे जैसे नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होती है। अब इस बीमारी के बारे में सभी जानते हैं कि 1.5 साल के पहले इसका नाम सुना नहीं था, और पिछले 1.5 साल में हम सिर्फ इसी में लिखते हैं, पब्लिक भी और साइंटिफिक कम्युनिटी भी। तो जैसे जैसे हमें नई नई चीजें इसके बारे में पता चल रही हैं, कोई रिसर्च प्रोसेस तो ऑन गोइंग है, एक जगह पे नहीं, बहुत सी जगहों पे, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिख रही हैं या पॉजिटिव फाइंडिंग्स मिल रही हैं विच कैन बी बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक एट लार्ज, उसके बेसिस पे गाइडलाइंस दोबारा मॉडिफाई करनी पड़ती है। अब जितने भी टाइम इंटरवल की गाइडलाइंस बार बार मॉडिफाई, 4 हफ्ते से 6 हफ्ते पे और अब 12 हफ्ते पे, तो ये इसी बेसिस पे है कि हमें हमारी नॉलेज जो है उसके बारे में डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है, और उसकी बेसिस पे हम आगे के जो डिसीजंस ले पा रहे हैं। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए सर। जी मैम, हमारा क्वेश्चन है, मेरी माँ जो है ना जी, वो उसको पेनिसिलिन से इन्फेक्शन होता है जी, एलर्जिक है पेनिसिलिन एलर्जी, वो क्या कोविड का वैक्सीन कर सकती है? बिल्कुल कर सकते, डरने की बात नहीं है जी सर, कोई डरने की बात नहीं है। सीधा वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो वहाँ पे डॉक्टर साहब को बता जरूर दीजिए, जब आप वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो वहाँ पे बता जरूर दीजिए कि पेनिसिलिन से इनको एलर्जी होती है, बाकी वो खुद देख लेंगे। सर फिर से बोलिए आप प्लीज। जब आप वैक्सीन लगवाने जाएंगे ना जी सर, जब आप वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे आप उनको ये बता दीजिए कि इनको पेनिसिलिन से एलर्जी होती है, तो वो अकॉर्डिंगली खुद मैनेज कर लेंगे, वैक्सीन लगेगा। डॉक्टर साहब उसको वैक्सीन कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, वो पूरा अरेंजमेंट उनके पास होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मींस कि डॉक्टर साहब उसको वैक्सीन हम कर सकते हैं? कर सकते हैं जी। बहुत से लोगों को शायद ये अब मालूम नहीं है, जब वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं वहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं, आपका नाम चेक किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होता है, पूरा टीम वर्क होता है मैम, और डॉक्टर्स वहाँ हमेशा रहते हैं टू मॉनिटर फॉर एनी एडवर्स रिएक्शन फॉलोइंग वैक्सीनेशन। ये मेरे प्रोटोकॉल में होता है वैक्सीनेशन के बाद, और हर मरीज, नॉट मरीज, हर बेनिफिशियरी को आधे घंटे के लिए हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं जी। जब लगता है कि आधा घंटा हो गया और उनको पूछा जाता है आपको कोई तकलीफ तो नहीं महसूस हो रही, जब वो कहते हैं नहीं हो रही तभी उनको जाने दिया जाता जी। और उसके साथ में उनको फिर कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि अगर घर जाके आपको कोई भी तकलीफ होती है तो आप इस फोन नंबर पे कांटेक्ट करिए जी सर। वो पूरा ऑब्जर्वेशन रखी जाती है और पूरा टीम वर्क वहाँ पे जो है इफेक्टिव होता है। इसलिए जब भी वहाँ जाए, किसी को कोई एलर्जी किसी चीज की होती है तो बता देना है कि हमको इस चीज से एलर्जी होती है, फिर वो अकॉर्डिंगली डिसाइड कर ले जी सर। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हेलो, अपना सवाल बोलिए सर। सवाल बोलिए सर अपना। जी बताइए। तो बिल्कुल जिस तरीके से अगर किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन है, कोई दिक्कत आपको है, तो आप वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर वहाँ पे डॉक्टर को पहले बोल सकते हैं कि इस प्रकार की दिक्कत है, क्या हम वैक्सीनेशन लगा सकते हैं? कोई भी एलर्जीज है, आपकी कोई भी एलर्जिक टेंडेंसी है, वो बता देना चाहिए। अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेंगे कि आपको वैक्सीन देना है या नहीं देना, या पोस्टपोन करना है, या स्पेशल प्रिकॉशन लेने हैं, तो वो खुद देख लेंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बोलिए। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। डॉक्टर साहब जी। हेलो जी बताइए। मैं सोपोर से फिदा हुसैन। जी हाँ बताइए। हेलो हेलो, अब अपने टीवी का प्लीज पहले वॉल्यूम कम करिए और अपना सवाल बोलिए सर। हेलो, मैं सोपोर से फिदा हुसैन। जी हाँ, मैं सोपोर से फिदा हुसैन। जी हुसैन साहब नमस्कार, बात करिए। नमस्कार सर। जी डॉक्टर साहब। जी हाँ बताइए, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरे सीने में जो चेस्ट है इसमें मुझे दर्द लगती है। कब से? मुझे तो ऑलरेडी, मैं तो स्टमक पेशेंट हूँ, मेरी 6 एंडोस्कोपी हो गई है, तो फुट पैड पे थोड़ा बहुत डैमेज रहती है जी। तो ये कोरोना से कोई रिलेटेड है या तो ये स्टमक की प्रॉब्लम है? ये स्टमक की प्रॉब्लम पहले से आपको चल रही है, इसका कोविड से कोई
लिंक लगता नहीं है। जी और सर। कोविड से जो रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं उनमें सबसे कॉमन होता है खांसी, जुकाम और बुखार। ऐसी कोई सिम्टम तो नहीं है ना आपको? नहीं सर, वो तो बुखार भी नहीं है। जी हाँ। और मुंह का स्वाद ठीक है, स्मेल ठीक आती है? तो बिल्कुल जो ये इन्फेक्शन के बारे में बोल रहे हैं या जिस तरह की दिक्कतें अपनी बता रहे हैं, तो क्या इन्हें कोरोना हो सकता है या नहीं हो सकता? कोरोना के लक्षण तो अलग है, वो बिल्कुल। तो इन सब कंडीशन के रहते हुए जी अगर हो जाए तो इंडिपेंडेंट एंजाइटी है। जी इतना है कि इनको क्योंकि लग रहा है कि आजकल छाती की तकलीफ भी और जो तकलीफ बता रहे हैं उसमें भी कभी कभी छाती में थोड़ी सी दर्द होती दर्द है। होती है। जी बिल्कुल सर, वही नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, जी, अपना सवाल बोलिए सर। कोई बात से बोलेगा? जी जी, अपना सवाल बोलिए सर, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है कि अभी जो कवर के बारे में आपने बोला ना कि 84 दिन का हमें चाहिए फर्स्ट और सेकंड में। जी जी हाँ जी। जी हाँ हेलो, जी हाँ, आगे बताइए। हेलो, तो मैंने दोनों डोज ले लिए हैं, मैंने मेरा गैप जो है 34 डेज है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसकी किसी में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो सकता? बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं और इसकी एफिकेसी में भी कोई कमी नहीं होगी। जो हमने अभी 84 दिन का किया वो ये सोच के किया है कि अगर हम गैप बढ़ाते हैं तो फायदा और भी ज्यादा होगा, पर जो अपने पहले 34 दिन पे आपको लगा है उसमें भी फायदा आपको पूरा मिलेगा। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा कि पहले हमने वैक्सीनेशन लगा दी है, तब की गाइडलाइंस कुछ और थी, जी। आज की गाइडलाइंस बहुत अलग है। वैक्सीनेशन वही काम करेगी आपके इम्यून को स्ट्रॉन्ग करने का, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, बेशक गैप कितना आ जाए। पहले जितना हमको मालूम था कि जो बेनिफिट मिलेगा, अब गैप बढ़ाने से हमें लगता है कि बेनिफिट पहले से ज्यादा मिलेगा। तो नहीं करना है। जी, अपना लेकिन जिन लोगों का 22 दिन तक डोज नहीं हुआ है उन्हें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, उनको भी पूरा फायदा मिलेगा वैक्सीन का। सिर्फ 84 दिन के गैप से उनको तीसरा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये 2 लग गए बिल्कुल ठीक लगे, उनको पूरा फायदा मिलेगा वैक्सीन का। सिर्फ 84 दिन के करने से हमें लगता है कि और भी फायदा मिल सकता है। अच्छा, ठीक है। नहीं, उस वक्त तो 28 दिन का ही गैप था ना? बिल्कुल ठीक है, हमने भी ऐसे ही लगाया था, कोई घबराने की बात नहीं है, असर उसका पूरा होगा। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर। तो बिल्कुल जैसे सवाल जो है वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे, और अच्छी बात है कि लोग अब खुद से रुझान दिखा रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे बड़ा हैं। पॉजिटिव साइन है जी, वो बहुत इंटरेस्टेड है। अगर उनकी कोई क्वेरीज हैं जी तो एक तरफ ये पॉइंटर दे रही है कि वो अवेयर भी हैं जी और अगर उनकी कोई भी क्वेरी है वो उसको सॉल्व करने को तैयार है, तो बिल्कुल। अकॉर्डिंगली फिर वो फॉलो भी करेंगे। जी ये सर। बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है हमारे यहाँ। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो, जी, सवाल बोलिए सर अपना। गुलाम नबी बोल रहा हूँ हंगारा से। जी हेलो, हाँ जी, बताइए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने वो टेस्ट किए थे परसों 18 तारीख को। जी एक तो मैंने रैपिड टेस्ट किया था और दूसरा वो PCR टेस्ट किए थे जी हाँ एक ही दिन। जी, तो क्या रिपोर्ट रही उसकी? हाँ, जो PCR का टेस्ट है उसमें 3 दिन के बाद आ गया, वो उसमें उन्होंने नेगेटिव दिखाया। ठीक जो है, रैपिड मैंने उसी टाइम किया था तो उसी टाइम उन्होंने वो पॉजिटिव दिखाया। अच्छा, तो आपको कोई लक्षण है, कोई सिम्टम है, कोई लक्षण तो बुखार? कोई नहीं था डॉक्टर साहब, गले में थोड़ा प्रॉब्लम थी 5-6 दिन से, तो फिर वो नमक से मैं उसको करता था, पानी नमक करके तो गरगर करता था, फिर ठीक हो गया उससे। दवाई भी उन्होंने दी, दवाई दी थी ना आपको? आइसोलेशन में हूँ 5 दिन से। आइसोलेशन में थी। लेकिन जो RT PCR का टेस्ट वो नेगेटिव आया उधर से, जो रैपिड का टेस्ट आया रैपिड तो उन्होंने पॉजिटिव पॉजिटिव था। बताया उधर। रैपिड पॉजिटिव है। अगर हम पॉजिटिव के हिसाब से ही चलेंगे, अभी आपको आइसोलेशन में ही रहना चाहिए जब तक कि आप पूरी तरह ठीक ना हो जाए, और अभी 5 दिन के करीब आपको और आइसोलेशन में रहना चाहिए। तो जब कम से कम 5 दिन और रहिए, जब कम से कम 3 दिन के लिए
आपको कोई लक्षण ना होगा, तभी हम बोल पाएंगे कि आप पूरी तरह ठीक हो गए। जी, अभी लक्षण तो अभी कोई मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। दवाई मैं खा रहा हूँ तो जी। लक्षण का 18 तारीख से तो मैं आइसोलेशन में ही हूँ। अभी 5 दिन हो गए मुझे। अभी 5 दिन के करीब आपको और रहना चाहिए अंदर। हमें पूरे 72 घंटे का पीरियड चाहिए जिसमें आपको कोई भी लक्षण ना हो, कोई खांसी ना हो, कोई जुकाम ना हो, कोई बुखार ना हो, आप बिल्कुल ठीक फील कर रहे हो, तभी हम 10 दिन के बाद आपको कह सकेंगे कि आप ठीक हो गए। क्योंकि अभी सोचता था टेस्ट में दूसरा रैपिड टेस्ट करूंगा तो फिर आपको नहीं, दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपकी ये क्लिनिकल जजमेंट पे ही चलेगा। अब इनकी अगर आपको कोई लक्षण नहीं होगा तो 10 दिन के बाद आपको बताया जा सकता है कि आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं, मगर बाहर आने के बाद भी आपको मास्क लगा के रखना है, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है और अपने घर के। मेरा रास्ता ये था कि मेरी मिसेज को क्या बोलते हैं उसको इंजेक्शन करना था, वो वैक्सीन ऑलरेडी उसको मोनोसेप से एलर्जी है। अच्छा, इसके अलावा किसी और दवाई से एलर्जी तो नहीं है उनको? नहीं, खाली मोनोसेप उसको किया था तो उसमें वो कोमा में चली गई। ओके, कोई बात नहीं। जब भी आप जाएंगे सेंटर में वैक्सीन के लिए, आप उनको बता जरूर दीजिए कि ऐसे हुआ था, पर लगता नहीं कि इस वैक्सीन के कारण भी उनको एलर्जी हो, मगर वहाँ पे डॉक्टर्स को बता जरूर दीजिए जब आप जाएंगे, फिर वो अकॉर्डिंगली देख लेंगे। डरने की बात नहीं। वो बीपी है उसको और शुगर पेशेंट भी है। तो शुगर उनकी कंट्रोल में है? शुगर तो दवाई ले रही है, वो डेली दवाई ले रही है, बीपी की दवाई भी ले रही है, शुगर की दवाई भी ले रही है। बिल्कुल, जब तक वो दोनों कंट्रोल में है तो कोविड से डरने की जरूरत भी नहीं है उनको। ये कंट्रोल में है, जैसे तो 120 आता है उसका फास्टिंग, तो वो उसी का वही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वो कंट्रोल में। वैक्सीन के लिए जब जाना चाहें आप जरूर जाइए। बिल्कुल वही ये भी सवाल है, जैसे इन्होंने कहा कि रैट भी करवाया, वहाँ से RT-PCR के लिए चले गए, क्या दोनों टेस्ट एक समय पे करवाने सही रहते हैं? नहीं, अगर एक टेस्ट से पॉजिटिव आ गया तो हमें ज़रूरत नहीं है दूसरा टेस्ट करने की। और ये बात भी मानने की है कि कोई भी टेस्ट, यही कोरोना के टेस्ट नहीं, बाकी चीज़ों में भी हम 100% हम जो चाहते हैं वैसा नहीं आ पाता। हर टेस्ट की अपने अपने कुछ नेचर, इनहेरेंट कैरेक्टर होता है। जैसे कोई कहता है कि 80% एफिकेसी में, कि अगर 100 लोगों में वो टेस्ट किया, अगर 100 के 100 पॉजिटिव हैं भी तो 80 में तो वो बताएगा पॉजिटिव, 20 में हो सकता है वो ना बता पाए। तो रैपिड टेस्ट इसलिए किया गया कि हमारा टाइम बचता है। अगर रैपिड पॉजिटिव है हमको कोई और टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रैपिड टेस्ट अगर नेगेटिव है और मरीज को सिम्टम्स हैं, तब हमारे आगे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि सिम्टम्स भी हैं मगर टेस्ट नेगेटिव आए, तो फिर हम नेक्स्ट टेस्ट जिसको हम RT-PCR बोलते हैं, फिर हम वो एडवाइस करते हैं। अदरवाइज एक टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद दूसरे टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ मैम। जी, सवाल बोलिए सर अपना। मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ मैम जी। एक क्वेश्चन डॉक्टर साहब से करना था। जी बताइए। जी बोलिए, अपना सवाल बोलिए सर, सुन रहे हैं। क्या सवाल है सर आपका? हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। हाँ, मैं श्रीनगर से मंजूर। जी मंजूर साहब बताइए क्वेश्चन अपना। हाँ सर, एक्चुअली हमारी फैमिली में ना सारे पॉजिटिव हो गए थे जी। तो अब फिर हमने क्या किया, फिर और तब फिर रैपिड टेस्ट करवाया तो सारे नेगेटिव आ गए। कितने दिन के बाद? तो मेरी भाभी ने क्या किया ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो परसों ही जब ये नेगेटिव रैपिड टेस्ट आ गया उसके 1-2 दिन के बाद वो चली गई में, वहाँ वो RT-PCR टेस्ट कराया जी, RT-PCR, तो वो पॉजिटिव आ गया। अच्छा, तो इसी के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए? आप कुल कितने दिन हो गए आपको आइसोलेशन में? हेलो, अभी आपको पॉजिटिव हुए हुए कितने दिन हुए हैं? टोटल कितने दिन हुए? पॉजिटिव तो हुए 14 दिन, 12-14 दिन हो गए। 14 दिन हो गए। किसी को कोई सिम्टम तो नहीं है, बुखार खांसी? पहले तो सिम्टम्स थे, फिर हमने एक्सरे करके सारा दवाई ली है। अभी सारे मतलब एसिम्प्टोमेटिक है, सारे एसिम्प्टोमेटिक है। फिर आपको दोबारा टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। अब अच्छा, आप कोई भी टेस्ट ना करवाएं, सिर्फ अभी घर से बाहर ना निकले
कोई 5-6 दिन के लिए अभी भी घर के अंदर ही रहें और सारे प्रिकॉशन लें, उसके बाद आप घर से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है सर। बाकी और कोई मतलब ये तो नहीं है कि उनका जो वो दूसरा वो रैपिड तो नेगेटिव आ गया है, लेकिन वो जो दूसरा उन्होंने टेस्ट करवाया उसका रिपोर्ट दो दिन के बाद आ गया, तो वो पॉजिटिव दिखा रहा है। उनको कोई सिम्टम तो नहीं है ना? अच्छा सर, उनको कोई सिम्टम तो नहीं है? ठीक है, बस यही कंफर्म करना है। हाँ, फिर कोई चिंता नहीं। अब इनफेक्ट ठीक होने के बाद फिर से कोई भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं मानी जाती। जब हम कोरोना से ठीक हो जाते हैं तो बाद में दोबारा से कोई भी टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। चलो, इसके बाकी थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। जैसे ये पूरी फैमिली पॉजिटिव हुई, जी। उसके बाद जैसे बता रहे हैं कि 12 से 14 दिन का ये कह रहे हैं क्वारंटाइन भी कर लिया, उसके बाद इन्होंने रैड करवाया। जी। जब रैड करवा दिया उसके बाद RT-PCR, फिर वही सवाल उठता है कि जब आप एक टेस्ट करा रहे हैं तो दूसरे टेस्ट पे क्यों जा रहे हैं? ज़रूरत नहीं है, उससे हमारी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज वाली बात हो जाती है। दूसरा, हम लोग ये समझ चुके हैं कि जब कोई मरीज़ ठीक हो जाता है तो उसके बाद अब हम उसको दोबारा टेस्ट नहीं करवाते। जी। कारण ये है कि वो जो वायरस होता है, जब हम ठीक हो जाते हैं तो वायरस हमारे अंदर डेड फॉर्म में भी रहता है थोड़ी देर के लिए, मगर टेस्ट उसको डिटेक्ट कर लेता है। जी। पर वो डेड वायरस के कारण भी पॉजिटिव तो आ पॉजिटिव जाएगा, आएगा। फिर वो कंफ्यूजन आ जाती है। इसलिए गाइडलाइन बड़ी देर पहले की चेंज हो चुकी है कि जब मरीज ठीक हो गया, उनके सिम्टम्स ओवर हो गए, कम से कम 3 दिन से कोई सिम्टम नहीं है और मरीज 10 दिन या उससे ज़्यादा से आइसोलेशन में है, फिर हम उसको फिट टू बी आउट ऑफ आइसोलेशन डिक्लेयर कर सकते हैं, मगर टेस्ट नहीं करना। टेस्ट नहीं। तो जैसे इनके केस में हुआ, वो डेड वायरस भी तो डिटेक्ट होगा। जी। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसने तो उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन डिटेक्ट करना है, चाहे वायरस डेड है चाहे लाइव है। जी। मगर फिर कंफ्यूजन आ जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए हम कभी सजेस्ट नहीं करते कि अपनी ही मर्जी से आप ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद या आइसोलेशन के बाद फिर टेस्टिंग से के टेस्ट करवाएं। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। हेलो सवाल बोलिए सर अपना। सर जी, मैडम मैं परमजीत बोल रहा हूँ श्रीनगर से। जी। मैडम 23 अप्रैल को हमारा एक पेशेंट एडमिट हुआ था एज ए कोविड पेशेंट। जी। हेलो। जी हाँ, आगे बताइए। हेलो। जी, आगे बोलिए, फिर आगे क्या हुआ सर? तो हम उनके साथ अटेंडेंस थे और अनफॉर्चुनेटली 4 मई को उनकी डेथ हो गई। तो जी। उनके साथ जो अटेंडेंस थे, आज तक हम सभी मतलब कोई भी सिम्टम वगैरह नहीं हुए हैं। जी। हम टेस्ट वगैरह भी हमने किए तो सारे नेगेटिव आए। जी। तो क्या हम वैक्सीन ले सकते हैं अभी या नहीं? वैक्सीन क्योंकि आप कभी भी पॉजिटिव नहीं हुए तो आपको वैक्सीन, आपकी पहली खुराक वैक्सीन की ड्यू है, दूसरी वाली? तो डॉक्टर से कंसल्ट किया था, कह रहे थे कि नहीं अभी आप जब तक वो एंटीबॉडीज का टेस्ट नहीं करते हो तो तब तक वैक्सीन नहीं ले सकते हो। अभी आपको आपको वैक्सीन की पहली खुराक लगनी है अभी ना? अभी वैक्सीन की पहली खुराक लगनी है ना आपको? आप लगवा सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि पेशेंट के साथ थे तो ऐसा ऐसा जो भी हो गया, उसके बाद अटेंडेंट थे, ये कोई पॉजिटिव नहीं हुए हैं। ये कोई सारे infection सस्पेक्टेड नहीं। एक्सपोज थे। बिल्कुल। और ऑन टेस्टिंग ये सारे के सारे नेगेटिव पाए गए और इनमें से किसी को भी कोई भी लक्षण डेवलप नहीं हुए। जी। और ये बात है आज से भी कोई 2 हफ्ते पहले की। जी। तो अब लगता नहीं कि इनमें से किसी में भी कोई इन्फेक्शन का कोई स्कोप है बचा हुआ। जी। अब ये जिस दिन भी चाहे वैक्सीन के लिए जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी बिल्कुल। अगर कोई पॉजिटिव आ जाता तो फिर इसके लिए वही रहता कि ठीक होने के 84 दिन के बाद, इनके केस में नहीं। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर। हाँ जी, ऐसा है कि आई एम ट्राइंग नंबर सिंस लास्ट अबाउट 50 मिनट्स बट आई एम नॉट गेटिंग द नंबर। देयर शुड हैव बीन सच अ मैकेनिज्म दैट वन शुड हैव इजी एक्सेस टू द to consult Dr. Saab and others. Now my question is that I have taken my first jab on 23rd of April. जी. And after 7 days, that is on 30th of April, I got fever and other symptoms. Then I think it was due to vaccine, but I consulted doctor who told me that it had.
उनका सवाल आधा ही रह गया, वैक्सीनेशन का डोज लिया है, बुखार आया है, उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्या वैक्सीनेशन के वैक्सीनेशन एक हफ्ते के बाद अगर बुखार आया तो वो वैक्सीन के कारण नहीं है जी और इस केस में कोरोना इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, चांस की बात है। बिल्कुल। हमने वैक्सीन तो लिया मगर वो इन्फेक्शन तो भी हमें हो इन्फेक्शन तो हो सकती सकती है, सिर्फ ये कि माइल्ड हो सकती है। जी तो शायद इन्होंने फिर कंसल्ट किया, उसके बाद इनकी टेस्टिंग हुई होगी। जी तो इनकी क्वेरी शायद यही होगी कि अब मैं सेकेंड डोज कब लगाऊंगा। जी तो सेकेंड डोज एज सच तो इनकी फर्स्ट डोज के 84 दिन के बाद होनी थी, पर इन केस इनका अगर ये पॉजिटिव आया होगा तो फिर इनके क्योर होने के बाद उनको फिर से 84 दिन का गैप गिनना गैप है, करना पड़ेगा। फिर लगेगी। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बोलिए। हेलो जी सवाल बोलिए सर अपना। हेलो आदाब मैडम जी, डॉक्टर साहब को भी आदाब। जी आदाब। हाँ डॉक्टर साहब आदाब, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी हेलो जी हाँ बताइए। हेलो जी हाँ हम सुन रहे हैं, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे जी। ये जो कहते हैं काला फंगस और कितने फंगस है, क्या कर और तो हम तो पहले से ही डायबिटिक पेशेंट हैं जी। इसके बावजूद हम क्या दवाई तो डायबिटिक तो कंट्रोल में नहीं है। दूसरी एक बात और है, यहाँ सब लोग हैं, चाहे कोई भी हो, जी। कोई भी फ्री का है, सब उनको इस वक्त टेंशन है, सब घरों में बैठे जी। हैं, बच्चे हो, छोटे हो, क्या नहीं उठती हैं, उसका इलाज क्या करेंगे, बस ये मेरा रिक्वेस्ट है। डायबिटीज है ना, उसका कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है, चाहे आप घर उसका कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। क्या करें यार, इस वक्त तो हर एक को टेंशन हो, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, कोई भी हो, हर एक को सिर्फ टेंशन ही टेंशन है, चारों तरफ। हाँ। हर तरफ टेंशन ही टेंशन है। अब इसके बजाय हम टेंशन की दवाई क्या लेंगे, वो हम आपसे सुनना चाहते हैं। पहली बात आपको सही सलामत होगी। जी बिल्कुल सर, अब सुनिए। सबसे पहले सर, तो ये जरूरी है कि शुगर कंट्रोल करने के लिए आप वो तो दवाई ठीक है सर। दवाई के साथ साथ थोड़ी सी कसरत जरूर किया करें, क्योंकि हाँ, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए घर के अंदर ही जितनी भी शारीरिक कसरत है, एक्सरसाइज, वो जरूर किया करें। थोड़ा सैर करते रहे, घर के अंदर ही चलते फिरते रहे। टेंशन का क्या इलाज करूंगा, सिर्फ घर में बैठे हैं, ना उधर निकलना न उधर, ना आगे न पीछे, गाड़ी एक ही जगह खड़ी। जी हाँ, तो टेंशन के लिए जरूरी यही है अब आप कि ही बताइए इसके बारे में क्या करेंगे हम। मैं वही बताना चाहता हूँ। एक तो फिजिकली एक्टिव रहे, फिजिकली एक्टिव रहने का मतलब कोई ना कोई कसरत करते रहे और घर में ही चलते फिरते गाड़ी रहे। भी एक जगह खड़ी करेंगे ना, उसको भी कभी टायरों में हवा कम होते हैं, मैं वही बताना चाहता हूँ। गाड़ी भी खराब होती है, हम तो इंसान हैं। मैं वही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आराम ना करें, जी फिजिकली एक्टिव रहें, क्योंकि डायबिटीज ही नहीं, अदरवाइज भी जो लोग हैं जो घरों में बंद हो गए हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी हमारी बहुत कम हो बंद गई हो गई, है, बिल्कुल। इसलिए अब हमको खुद अपने इनिशिएटिव से कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। एक्सरसाइज करें, दिन में कम से कम 2 बार करें। घर में भी यानी कि लेटे रहने के बदले लगता है कि जो भी कर सकें फिजिकली एक्टिव रहने के लिए करें। घर की छत पे ही चाहे सैर करें, जरूर करें, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को जरूर करें, क्योंकि शुगर कंट्रोल भी करना है और क्योंकि अदरवाइज हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है तो हमारे वेट गेन का खतरा भी है, बिल्कुल, तो उसको भी कंट्रोल में रखना जरूरी है। ये जो कोमॉर्बिडिटीज डेवलप होने का डर है, प्लस जो स्ट्रेस की इन्होंने बात करी, वो बड़ा जस्टिफाइबल है। हर एज ग्रुप में टेंशन और स्ट्रेस इस कंडीशन के कारण या घर में बंद रहने के कारण बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल। तो उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जितने हम फिजिकली एक्टिव होंगे हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। जी। उसके बावजूद भी अगर किसी का नहीं होता तो फिर जो रिलीजियस एंगल जो होता है हमारा, पूजा पाठ करना, इबादत करना, वो भी इस सिचुएशन में बहुत हेल्पफुल रहती है। और तो भी अगर आराम ना लगे तो डॉक्टर को कंसल्ट करके अगर थोड़ी सी मेडिसिन डालनी पड़े तो सिलेक्टेड केसेस में डाली भी जा सकती है। मगर सबसे पहला मैं यही कहना चाहूँगा, फिजिकल एक्टिविटी से जो मेंटल स्ट्रेस है बहुत रिलीव होता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वही अब समय हो चुका है अलविदा लेने का, तो मुझे और सर को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।